हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तैयारी कैसी चल रही है? अब तो पर्व आ गया तो आप पर और दबाव बन जाएगा। पर्व का देखने की इच्छा और एग्जाम का एक अलग से मतलब कह सकते हैं दबाव, दोनों के बीच में कैसे आपको तालमेल बनाना है ये आपको खुद तय करना होगा। और आप जानते हो कि सब निर्भर करता है सफलता पर। अगर आप सफल हो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये मानूंगा थोड़ा बहुत पर्व मनाओ, लेकिन मेन फोकस करो तैयारी पर। सिविल सर्विस एग्जाम डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से इम्पोर्टेंट और यू कैन चैलेंजिंग असाइनमेंट है। और मैं समझता हूँ कि अभी आपके पास टाइम इसका सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेंस प्रीलिम का रिजल्ट आ जाने के बाद फिर दबाव बन जाता है। फिर सब स्टूडेंट तैयारी पे लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा दबाव में आते हैं, फोकस ज़्यादा हो जाता है। तभी आप थोड़ा सा देख सकते हो पूरे सिलेबस को। तो पिछले वाला टॉपिक का मैंने इंट्रोडक्शन कराया आपको। इंट्रोडक्शन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैसे है, उसका प्रकृति क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, नौ लोक प्रशासन क्या है, नौ लोक प्रबंध क्या है, ये सब डिस्कस किया। फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में इंट्रोड्यूस किया। ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ढांचा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, उसी प्रकार आप सशक्त संगठन से ही प्रभावी प्रशासन की संकल्पना कर सकते हो। विश्व के किसी भी देश में देख लो, जहाँ लोक प्रशासन आज सबसे बेहतर माना जाता है, तो वहाँ संगठन भी बहुत बेहतर है। तो संगठन क्या है, इस पर हम लोग वर्कआउट किए। संगठन बहुत बड़ा टॉपिक पब्लिक एड का हो जाता है। उसमें 3 है, यूपीएससी में, बीपीएससी में 4 है। एक को यूपीएससी ने हटा रखा है, इसको प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग में, ऑर्गेनाइजेशन के पिरामिडिकल शेप देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए विभिन्न विषयों पर विभिन्न सिद्धांत और विचारधारा डेवलप हुए। इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वगैरह के बारे में हमने आपको बताया। फिर आपको मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। संगठन में कई ऐसे व्यवहार होते हैं जो उस प्रशासन के कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें नेतृत्व का सिद्धांत, नेतृत्व हुआ, निर्णय हुआ, संचार, वही प्रेरण, उस पर डिस्कस किया। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ संगठन का टाइपोलॉजी, संगठन की संरचना। समझ रहे? अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो देखेंगे इसलिए टॉपिक नंबर 4 है। और सबसे पहले शुरुआत थ्योरी से होता है कि थ्योरी लिखा हुआ है और सिस्टम थ्योरी और कंटीजेंसी थ्योरी दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर एक और जोड़ दिया, क्लासिकल, सिस्टम और कंटीजेंसी। यानी आप समझ लो, मोटा मोटे समझ लो कि सिस्टम के पहले जितने थ्योरी है सब क्लासिकल में ही आ गया, फिर सिस्टम हो गया, फिर कंटीजेंसी थ्योरी हो गया। 3 थ्योरी हम लोग को वर्कआउट करना है। संगठन, जैसा कि आप जानते हो, संगठन को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो संगठन कहते हैं कि अगर इसको देखा जाए तो संगठन का सकते एक व्यवस्थित समूह को कह सकते हैं जो किसी निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करता है। जैसे व्यक्ति हुआ, व्यक्ति से समूह बना। भीड़ और समूह में क्या फर्क होता है? भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता है, समूह का अपना उद्देश्य होता है। समूह भी कई प्रकार का होता है। तो जो औपचारिक समूह हुआ उसी को हम संगठन कहते हैं। जो प्राधिकरण, जो मतलब सत्ता का औपचारिक ढांचा होता है, जिसमें सत्ता और उत्तरदायित्व का वर्गीकरण होता है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। जैसा आप देखो, बर्नार्ड क्या बोलता है कि जब भी 2 या अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साझा संचार करते हैं और सहयोग देने के लिए तैयार होते हैं, संगठन बन जाता है। यानी संगठन बनने के लिए 3 चीज होना चाहिए, पहला संचार, दूसरा उद्देश्य और तीसरा सहयोग की इच्छा। क्लियर है? तो इस प्रकार आप देखते हो संचार, सत्ता, फिर यो कह लो कि आप व्यक्ति, मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, ये सब जो कॉम्बाइन करके एक ढांचा बनाते हैं उसको हम संगठन कहते हैं, जिसका अपना उद्देश्य होता है। संगठन 2 प्रकार का हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है जो प्राधिकृत हुआ, नियोजित हुआ, व्यवस्थित हुआ, जिसके स्थापना विधि या संविधान के तहत किया गया है। और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक होता है, जो व्यक्तिगत कारणों से बना है, व्यवहारिक आधार पर बना है। जब भी मनुष्य जमा होगा
संगठन बनना तय है तो उसको हम लोग अनौपचारिक, इसको हम लोग गुट कह सकते हैं, लॉबी कह सकते हैं, धड़ कह सकते हैं, एक्शन कह सकते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बारे में आपको जानकारी कब मिली थी? इसके बारे में आपको जानकारी मिली थी मानव संबंध सिद्धांत के क्रम में जब हॉथोर्न परीक्षण हो रहा था और बैंक वायरिंग परीक्षण के दौरान हमने पहली दफा जाना कि संगठन में क्या होता है, अनौपचारिक संगठन भी होते हैं जो संगठन में अपने सदस्यों के कार्य निष्पादन और व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो संगठन दो प्रकार के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। संगठन का एक और रूप देखा जाए, जैसे देखो संगठन कालक्रम में किसका रूप ले लिया है? संगठन कालक्रम में सिस्टम का रूप ले लिया है, और सिस्टम आज किसका रूप ले लिया है? नेटवर्क का रूप ले लिया है। तो संगठन, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम और नेटवर्क में क्या फर्क हुआ? अगर किसी स्ट्रक्चर को आप स्टैटिक रूप में लो या जनरल रूप में लो तो संगठन हो गया, फिर उसको एक कंटिन्यूटी रूप में लो तो क्या हो गया? आपका सिस्टम हो गया, और उसको कॉम्प्लेक्स रूप में लो तो क्या हो गया? आपका नेटवर्क हो गया। तो नेटवर्क बड़ा है, संगठन सिस्टम उसमें कंपोनेंट हुआ, और संगठन इन एक्शन को आप कह सकते हो कि वह क्या हो गया? सिस्टम हो गया, कार्य कर रहा संगठन इस रूप में आया, मतलब आगत निर्गत श्रृंखला में काम कर रहा होता है तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। याद रहेगा। तो संगठन दैट बिकम्स इन कोर्स ऑफ टाइम सिस्टम और नाउ बिकम इन नेटवर्क। आज हम लोग जिस युग में है नेटवर्क है। आप किसी भी क्षेत्र में देखोगे तो एक नहीं बल्कि वही, ऑटोमोबाइल उसका अपना नेटवर्क है, एजुकेशन उसका अपना नेटवर्क है, टेलीकॉम उसका अपना नेटवर्क है, समझ रहे? दुकान जो होते हैं, प्रतिष्ठान, उनके अपने नेटवर्क होते हैं। तो नेटवर्क है, बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे सिस्टम या एक साथ काम करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। जब नेटवर्क एनालिसिस आज के तारीख में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, और उसी में प्रशासनिक सुधार में नया टॉपिक जोड़ा गया, नेटवर्क एनालिसिस हुआ, MIS हुआ, CPM हुआ, पॉट हुआ, ये सब आज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के नए टेक्निक है। CPM हुआ, पॉट हुआ, वगैरह वगैरह। तो चलो ठीक है। तो थ्योरी तीन प्रकार का हो गया। क्लासिकल थ्योरी जो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी वगैरह आ गया। सिस्टम जो हो गया थ्योरी, आप तो जानते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन को डिफाइन करता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन इनपुट आउटपुट श्रृंखला में काम करता है। और कंटीजेंसी थ्योरी ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही नेटवर्क श्रृंखला में व्याख्या करता है और बतलाता है कि देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला, देयर इज नो मतलब कट एंड ड्राई मेथड फॉर एड्रेसिंग एनी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव टू मीट द सिचुएशन एज पर रिक्वायरमेंट। जैसा परिस्थिति उसी हिसाब से आपको निपटना होगा। अभी कोई तय नहीं है कि क्या होगा। जैसे मैं आपको अक्सर बतलाता हूँ कि आज से 6-8 महीना पहले या 1 साल पहले कोई नहीं जानता था कि पूरे विश्व इतना बड़ा महामारी के चपेट में आएगा, और आज पूरे हम लोग अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहे हैं। समझ रहे हैं? पता नहीं है कोरोना कब खत्म होगा, कब वैक्सीन आएगा, कब हम लोग नॉर्मल जीवन जी पाएंगे। अभी देखो घर पे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोते रहना है, आना जाना, सोशल इंटरेक्शन तो लगभग खत्म ही हो गया है। एजुकेशन सेक्टर लगभग खत्म, ऑफलाइन क्लासेस बंद चल रहा है, सभी तक बंद ही पड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। तो व्हाट आई मीन टू से, ये कंटीजेंसी है, इसमें कैसे मैनेज करना है ये बड़ा। कंटीजेंसी थ्योरी से दैट देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला, देयर इज नो predetermined any set of formula to address any problem. You have to manage custom tailored method. जैसा जरूरत वैसा मैनेज करो। मतलब if and then, अगर ऐसा है तो ये करो, अगर ऐसा है तो ये करो। जैसे भी आप चुनाव में देख रहे हो, बिहार में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में जो अधिकारियों लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे उनको टिप्स बतलाया जाता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, दिस दैट पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन अंत में क्या बोलते हैं, लेकिन एक बात जरा ध्यान रखिएगा, ये सब प्रिंसिपल्स अपने जगह है, लेकिन वहां पर आपको अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और जैसा परिस्थिति हो वैसा मैनेज करना है। यानी जैसा आप कंटीजेंसी देखे उस हिसाब से मैनेज करें। मतलब ये सब फॉर्मूले तो ठीक है, यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट यू हैव टू एक्ट एज पर सिचुएशन। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। इंटरव्यू में अभी आप देख रहे हो, काफी तैयारी करते हो, लेकिन आपको वहां का जो परिस्थिति होगा उसी अनुसार मैनेज करना होगा।
तो जीवन में हर एक पल पर हम लोग ऐसा ही कुछ महसूस करते हैं कि सिचुएशन अनडिफाइंड होता है, अनप्रिडिक्टेड होता है और उसमें मैनेज करना पड़ता है, और उसी को आज एड्रेस कर रहा है। खास तौर पर विगत दिनों प्राकृतिक आपदा वगैरह बहुत बढ़ गया है, उसके कारण कंटीजेंसी थ्योरी वगैरह, कंटीजेंसी थ्योरी की प्रासंगिकता बढ़ गई है आज के तारीख में। फिर हम लोग देखो ऑर्गेनाइजेशन को हमने दो वर्गों में बांटा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और फॉर्मल को हमने दो वर्गों में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। वह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइमरी फंक्शन कर रहा है, और वह ऑर्गेनाइजेशन जो सेकेंडरी फंक्शन कर रहा है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ है, और सेकेंडरी फंक्शन क्या हुआ, जो प्राइमरी फंक्शन को सपोर्ट देने के लिए। तो जैसे युद्ध में या सेना में देखते दो प्रकार का काम होता है, एक होता है प्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ना, और दूसरा युद्ध कर रहे सैनिकों को सहायता करना। तो युद्ध करना प्राइमरी फंक्शन हो गया, और युद्ध कर रहे सैनिकों को सहायता करना सेकेंडरी फंक्शन हो गया। क्लियर है? तो प्राइमरी फंक्शन जो होता है निष्पादन से संबंधित होता है, गोल रियलाइजेशन से संबंधित होता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी फंक्शन से संबंधित होता है। क्लियर है? और जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, वह तो वो एडवाइस के रूप में हो सकता है या फिर सपोर्ट के रूप में हो सकता है। क्लियर है? जो एडवाइस के रूप में वो कहलाएगा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो सपोर्ट के रूप में वो क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी एजेंसी। तो नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड थर्ड ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, वो जो प्राइमरी फंक्शन कर रहा है, परफॉर्मेंस रिलेटेड फंक्शन कर रहा है। और स्टाफ कौन हुआ, जो एडवाइस दे रहा है और सेकेंडरी फंक्शन कर रहा है। और ऑक्सिलरी कौन हुआ, जो सपोर्ट दे रहा है और सेकेंडरी फंक्शन कर रहा है, यानी कि वो प्राइमरी को सपोर्ट कर रहा है। गेटिंग अ पॉइंट? अब देखो लाइन भी कई प्रकार का होता है। लाइन में डिपार्टमेंट ले लो, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री पहला फॉर्म हुआ है लाइन का, फिर दूसरा पब्लिक कारपोरेशन हुआ, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी हुआ, चौथा इंडियन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन हुआ, और पांचवा ट्रिपल-पी हुआ, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार हमने यहाँ पर स्टाफ और ऑक्सिलरी को भी दो वर्गों में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, उनके कितने प्रधान हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके प्रधान एक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि व्यक्ति का समूह होता है, उसको प्लूरल हेड कहते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रधान एक व्यक्ति होता है, उसको सिंगल हेड कहते हैं। क्लियर है? जो सिंगल प्लूरल हेड हो गया उसको भी हमने दो वर्गों में बांट दिया, बोर्ड और कमीशन। किसी को हम लोग बोर्ड कहते हैं, किसी को कमीशन कहते हैं। बोर्ड और कमीशन है लगभग एक ही तरह का चीज, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है कि बोर्ड में जितने डिसीजंस होंगे सब कलेक्टिवली ले जाएगा, और कमीशन में क्या होगा, केवल इंपॉर्टेंट डिसीजंस कलेक्टिवली ले जाएगा। ठीक है? अब देखो सिंगल हेड ऑर्गेनाइजेशन को हम ब्यूरो कहते हैं। तो ब्यूरो जैसे सीबीआई हुआ, आईबी हुआ, उसके बाद आप ईडी ले लो, ये सब क्या है, सब ब्यूरो जिसका प्रधान एक व्यक्ति होता है। तो जैसे सीएजी अभी ब्यूरो है। क्लियर है? सीबीआई एक प्रधान होता है, समझ रहे हैं? लेकिन आप देख लो चुनाव आयोग, चुनाव आयोग कमीशन है, क्योंकि उसमें तीन प्रधान होते हैं। बोर्ड, राजस्व बोर्ड ले लो, सीबीडीटी ले लो, सीबीईसी ले लो, ये सब क्या हुआ, बोर्ड टाइप ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने एक और भी वर्गीकरण किया कि वर्चुअली क्या होता है, संगठन में जो शीर्ष पर जो व्यवस्था होता है उसको हम लोग हेड क्वार्टर कहते हैं, और जो फील्ड पर काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो फील्ड ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर क्या हुआ, हेड क्वार्टर हुआ जहाँ सत्ता का सब केंद्र बिंदु होता है, जहाँ से काम संपन्न होता है। जैसे दिल्ली को आप हेड क्वार्टर ले सकते हो, पटना को फील्ड ऑफिस ले सकते हो। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो यूएनए हेड क्वार्टर हो गया और इंडिया उसका फील्ड ऑफिस हो गया। अगर बिहार को एडमिनिस्ट्रेशन का केंद्र बिंदु रखें तो पटना हेड क्वार्टर हो गया, और भोपाल, सुपौल या फिर मधेपुरा उसका क्या हो गया, फील्ड ऑफिस हो गया। तो इस प्रकार आप देखते हैं हेड क्वार्टर एंड फील्ड। फील्ड क्या हुआ, जो जनता के करीब है, जनता के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है, हमारे मुख्यालय के मार्गदर्शन में काम कर रहा है, उसको हम लोग फील्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस, एसपी ऑफिस हर जिला में होता है, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफिस, ये सब क्या हुआ, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है मुख्यालय के आदेश को तामील करना। क्लियर है? इसी में अभी जैसे आप देखोगे
कुछ एडहॉक और एडवाइजरी एजेंसी को भी इसमें जोड़ा गया है कि एडहॉक और एडवाइजरी एजेंसी किसको कहते हैं। पहले इस टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आता था, लेकिन 2018 में देखो, 2019 में देखो, इस टॉपिक से क्वेश्चन बढ़ा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस टॉपिक को आप ओवरलुक नहीं कर सकते हो, इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। एक दफा डिपार्टमेंट, कंपनी, कारपोरेशन वगैरह के रिलेटिव मेरिट एंड डिमेरिट पर क्वेश्चन आया था, समझ रहे हैं। ट्रिपल पी पर क्वेश्चन आए हैं, फिर आप रेगुलेटरी कमीशन पर क्वेश्चन आए, 2019 में ब्यूरो पर क्वेश्चन आए हैं, फील्ड हेडक्वार्टर पर क्वेश्चन आए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और आपको सबसे इंटरेस्टिंग है कि इस क्वेश्चन को आपको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में नए तकनीक को शामिल करके लिखना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिक थिंग यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड। वन थिंग मोर, जैसे हेडक्वार्टर हुआ, हेडक्वार्टर का हेड कौन कहलाएगा? हेडक्वार्टर का हेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलाएगा या चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। जैसे भारत में चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? यहाँ भारत में दो चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक पॉलिटिकल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कौन हो गया? राष्ट्रपति, और पॉलिटिकल कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। तो ये तो बनता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव, चूंकि बहुत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस में आता है, बीपीएससी के सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, पहले था अब नहीं है। तो इसको भी पहले क्वेश्चन आते थे चीफ एग्जीक्यूटिव पर। आप समझ लो प्रधानमंत्री पर क्वेश्चन लिख रहे हो या राज्य के मुख्यमंत्री पर क्वेश्चन लिख रहे हो, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव पर क्वेश्चन लिख रहे हो, और फिर उसी हिसाब से उसका आंसर लिखना होता है। तो अभी हम लोग यहाँ फिर से एक बार देख ले कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में, ऑर्गेनाइजेशन चूंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के युग में पैदा लिए हैं, हमारे तमाम आवश्यकताएं वन ऑर्गेनाइजेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर है। हमारी जीवन की सफलता ऑर्गेनाइजेशन की सफलता और प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। तो बट नेचुरल है, ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए बहुत सारे थ्योरीज, अप्रोच, व्यू पॉइंट वगैरह डेवलप हुए। तो उन्हीं में हमने इनको 3 वर्गों में बांटा। एक जिसको हम क्लासिकल कहते हैं, जो शुरू से क्या नजरिया था संगठन के बारे में, तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के बारे में बताया, मानव संबंध सिद्धांत के बारे में, नौकरशाही सिद्धांत के बारे में बताया। ये सब क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा जो मॉडर्न थ्योरी, इसको आप कह सकते हो सिस्टम थ्योरी कह सकते हो। यह जो है लेटेस्ट थ्योरी है, लेटेस्ट तो नहीं बोलेंगे, इसको मॉडर्न कह सकते हैं, जो 50 के दशक में आया, और उसमें सब चीज को डायनेमिक रूप में दिखाया गया है, सब चीज को कंटिन्यूटी रूप में दर्शाया गया है। जैसे आप क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिएगा तो मैं बतलाऊंगा क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक हायरार्की होगा, यूनिटी ऑफ कमांड होगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वगैरह, नहीं ना होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा, डिसेंट्रल। लेकिन अगर आप मेरे को सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए तो मैं बोलूंगा सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? तो होलिज्म होगा, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, तो आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो इक्विफाइनलिटी होगा, तो एंट्रोपी टेंडेंसी होगा, तो फीडबैक मैकेनिज्म होगा। क्लियर है? अगर आप मेरे को कंटीजेंसी का फीचर पूछिए तो मैं आपको नहीं बतला पाऊंगा। क्यों नहीं बता? क्योंकि वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। पहले से कोई तय रहे तब ना। अभी तक तो हम लोग 8 महीना में नहीं पता कर पाए कि कोरोना का स्वरूप क्या है। 8 महीना हो गया लेकिन अभी भी पता नहीं लग रहा है कोरोना। अभी इंडिया में जो कोरोना है वो चाइना वाला है कहीं दूसरा देश वाला है, ये भी नहीं पता लगा पा रहे। तो कंटीजेंसी में फीचर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज इट इज टू अनसर्टेन, टू अनप्रिडिक्टेड, कुछ पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं। अभी तो हम लोग आपके साथ डिस्कस करें, लेकिन अगले पल में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। तो ये दिस इज बेसिक पॉइंट। तो जैसी परिस्थिति होगी वैसा हम लोग निपट लेंगे। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट, कंटीजेंसी थ्योरी। ठीक है, मेरे को याद आता है जब एक दफा मैं क्लास ले रहा था, सब बच्चे आराम से क्लास में बैठे हुए थे, अचानक भूकंप आ गया। अब भूकंप आया तो मैंने क्या देखा, जो जहां था जिस रूप में था भागा, नीचे भागा। नो मैटर कोई आदमी इसके कुचा रहा है, दब रहा है, फेंका रहा, कोई फर्क नहीं, अपनी जान सर्वोपरि, सब नीचे भाग गया। होता है कि नहीं होता है? तो वहाँ इफ एंड देन वाला सिचुएशन का वहाँ तो सर्वाइवल मतलब बचना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा ऐसा कई दफा होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो कंटीजेंसी थ्योरी आज के तारीख में सबसे सटीक है, सबसे बेहतर है। लेकिन अब यहाँ पर है जैसे सिचुएशन कंटीजेंट हो, मान लीजिए सिचुएशन कंटीजेंट हो, वहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कैसे लागू करेंगे?
तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के प्रिंसिपल्स कैसे लागू करेंगे, तो वहाँ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को कैसे लागू करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्टैटिक सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में इसको तो डिफाइन किया जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम थ्योरी को कैसे लागू करेंगे, इसमें ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को कैसे लागू करेंगे, प्रिंसिपल्स को कैसे लागू करेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट को लागू कैसे करेंगे, लेकिन कंटीजेंट सिचुएशन में साइंटिफिक मैनेजमेंट को कैसे लागू करेंगे, यहीं पर आपका मैनेजमेंट का सही थ्रस्ट होगा। समझ रहे, इसी में आज के तारीख में आप देखते होंगे नया नया प्रोजेक्ट आया है, नया नया नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं। इस नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका वर्कआउट करते हैं, समझ रहे हैं कि सबसे कम मतलब सबसे कम समय वाला विधि क्या हो सकता है, कम से ज्यादा समय वाला विधि क्या हो सकता है, सबसे कम खर्च करने वाला विधि क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा खर्च करने वाला विधि क्या हो सकता है। फिर उसी हिसाब से हम लोग उसका कोई मिड मोड मीडियन निकालते हैं। MIS का नाम सुना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आपने इसका नाम सुना है CPM, पोर्ट वगैरह। CPM में क्या होता है, अगर कॉस्ट फिक्स्ड है, टाइम अनफिक्स्ड है, तो आप CPM लागू कर सकते हो। और पोर्ट क्या होता है, अगर टाइम फिक्स है, कॉस्ट कोई नो मैटर, तो आप पोर्ट लागू कर सकते हो। यानी आज के तारीख में ही ये शादी होनी है, अब चाहे जितना खर्च हो, जिसके लिए हम पट लागू करेंगे। और मेरे को इतना पैसा में ही शादी करना है, आज हो या कल हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, CPM लागू करेंगे। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये नॉर्मल सिचुएशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये इस्तेमाल होता है नेटवर्क के लिए। ये इस्तेमाल होता है, जैसे आप देखते होंगे आज के तारीख में जो कोई फिल्म रिलीज होता है, एक साथ पूरे 500 सिनेमा हॉल में रिलीज कराया जाता है। कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया था। अभी देखो अमेजन और फ्लिपकार्ट का भी मेला लगा हुआ है। तो किस तरह वहां पर नॉर्मल साइंटिफिक मैनेजमेंट काम नहीं करेगा, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी काम नहीं करेगा, वहाँ CPM, पोर्ट वगैरह काम करेगा। तो व्हाट आई मीन टू से, सिचुएशन बदल रहा है और वी रिक्वायर टू एडजस्ट एज पर सिचुएशन। क्लियर है। तो आप देखो जैसे कई दफा BPSC में क्वेश्चन तो नहीं आता, नहीं UPSC में इसको आप देखते तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क हुआ। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये हुआ जो प्राधिकृत हुआ, नियोजित हुआ वगैरह वगैरह, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, जो उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर, जो उसका डिफाइंड रूप नहीं हुआ, किसी भी रूप में हो सकता है, तो उसको इनफॉर्मल कह सकते हैं। क्लियर। लेकिन दोनों प्रभाव डालते ऑर्गेनाइजेशन को, और दोनों के बीच सही तालमेल ही ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके महत्व को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसको एड्रेस और उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। फिर दूसरा आप ले लो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा क्वेश्चन लाइन एंड स्टाफ पर कई दफा क्वेश्चन आता है कि लाइन और स्टाफ में क्या डिफरेंस है। लाइन जो प्राइमरी फंक्शन करता है, लाइन जो परफॉर्मेंस रिलेटेड फंक्शन करता है, और स्टाफ क्या होता है जो सेकेंडरी फंक्शन करता है, एडवाइस देने वाला काम करता है। हालांकि जैसे आप देखें नीति आयोग को हम क्या बोलेंगे, लाइन के स्टाफ निश्चित रूप से स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है। रेल मंत्रालय हुआ, ये सब क्या हुआ, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। पूरा लाइन ऑर्गेनाइजेशन का हमने यहाँ पर आपको बताया। समझ रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे संगठन का 4P सिद्धांत, अगर आप देखोगे लूथर गुलिक ने संगठन का 4P सिद्धांत दिया। तो 4P का मतलब क्या हुआ, एक होता है पर्पस, एक होता है पर्सन, एक होता है प्लेस, एक होता है प्रोसेस। समझ रहे हैं ना। तो आप देखोगे पहला क्या हुआ, पर्पस, दूसरा क्या हुआ, पर्सन, तीसरा क्या हुआ, प्लेस। इन सब आधार पर ज्यादातर बना हुआ संगठन क्या होगा, लाइन होगा। और जो प्रोसेस के आधार पर बना होगा वो जनरली स्टाफ और एक्सिलरी होगा। इस चीज को याद रखिएगा कि 4Ps में जो लूथर गुलिक ने डेवलप किया है उसमें पर्पस, पर्सन और प्लेस के आधार पर बना हुआ संगठन सब लाइन होगा, और प्रोसेस के आधार पर बना हुआ संगठन क्या होगा, स्टाफ और एक्सिलरी होगा। क्लियर है। जैसे मिनिस्ट्री हुआ, कॉर्पोरेशन हुआ, गवर्नमेंट कंपनी हुआ, IRC हुआ, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी। ये तो देखोगे मिनिस्ट्री सबसे पुराना डिपार्टमेंट जो है ना, संगठन का सबसे पुराना रूप है। हमारे कॉर्पोरेशन 1920वीं सदी का खोज है। गवर्नमेंट कंपनी भी नया है और यह भी लोक उपक्रम को मैनेज करने के लिए बना। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी सब जगह नहीं पाया जाता, ये अमेरिका में पाया था। हालांकि इससे मिलता जुलता आज के तारीख में भारत में भी कई रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गए। PPP हाल का नया नवाचार है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों का अस्तित्व देखने को मिलेगा, दोनों का गुण मिलेगा, दोनों का अनुभव देखने को मिलेगा, दोनों का कार्य करना एक साथ देखने को मिलेगा, तो ट्रिपल पी कहते हैं। जैसे आप देखते हो भाई बहुत जगह इस तरह का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देखते होगे, रेलवे में देखते होगे, तो वह कि रेलवे IRCTC जो है प्राइवेट कैटरिंग का काम प्राइवेट को दे रखता है, मैनेज दोनों मिलकर कर रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऐसा देख सकते हो, आज के टॉल प्लाजा में देख सकते हो कि हमारे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जैसे ट्रिपल पी है नया रूप लेकर जा रहा। तो ये जो पहला टॉपिक बनेगा लैंड इन्वेस्ट, पहले तो बनेगा फॉर्मल और इनफॉर्मल। समझ में आएगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होंगे और दोनों के बीच सही तालमेल संगठन का इफेक्टिवनेस को निर्धारित करेगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का हो गया, लाइन और स्टाफ। लाइन मतलब प्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ना और स्टाफ मतलब युद्ध कर रहे सैनिकों को सहायता या परामर्श देना। ये दोनों के बीच आज के तारीख में वैसे तो अंतर कमजोर पड़ता जा रहा है। आज जैसे नया जो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसमें लाइन एंड स्टाफ दोनों एक ही एजेंसी करता है, इसलिए आज के तारीख में वैसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आप ऐसा देखोगे भारत सरकार में, बिहार सरकार में, जिसको आप लाइन कह सकते, जिसको स्टाफ कह सकते, PMO स्टाफ एजेंसी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ एजेंसी, और इधर ले लो अभी नीति आयोग स्टाफ एजेंसी है, लेकिन उसमें लाइन का फंक्शन भी जोड़ दिया गया। रेलवे बोर्ड लाइन एजेंसी। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रहा, उस आधार पर तय होगा कि लाइन है या स्टाफ है। क्लियर है। मैंने क्या बताया कि ये लाइन एंड स्टाफ के बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, कारपोरेशन वगैरह में अंतर कि डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में क्या फर्क हुआ। मिनिस्ट्री पॉलिटिकल रूप हुआ, डिपार्टमेंट मैनेजरियल रूप हुआ। डिपार्टमेंट संगठन का बड़ा पुराना रूप है, मिनिस्ट्री तो हाल में आया है। भारत में देखा जाए तो मिनिस्ट्री 1923-24 में बना होगा, जब पहली दफा द्वैत शासन लागू हुआ होगा प्रांत में, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बना। लेकिन डिपार्टमेंट तो मुगल, मौर्य सब काल में रहा है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। एक मंत्रालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट होगा, कई दफा ऐसा देखते हो कोई डिपार्टमेंट बिना मिनिस्ट्री के अंदर ही सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। बहुत सारे पब्लिक कारपोरेशन क्या हुआ, इसको लोक निगम कहते हैं। निगम, निगम का मतलब क्या होता है, नी मतलब नहीं, गम मतलब समाप्त होने वाला, यानी जो खत्म नहीं होगा, जो राजनीतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहते हुए लगातार बना रहता है, उसी को निगम कहते हैं। इसमें देखो अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, इसमें अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी दोनों होगा, दोनों का सम्मिश्रण होगा इसमें। क्लियर है। ये ऐसा बना ही जाता है कि इसको संसद के नियम के तहत बनाया जाता है ताकि कार्यात्मक रूप में स्वायत्त रूप के काम कर सके। जैसे बैंक हुआ, LIC हुआ वगैरह वगैरह, RBI हुआ, गवर्नमेंट कंपनी, इसमें सबसे ज्यादा लोचकता होती है, सबसे ज्यादा स्वायत्तता होती है, क्योंकि ये बनाया था व्यापारिक वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य को करने के लिए। जैसे होटल्स हुए, समझ रहे हैं, टूरिस्ट कंपनी हुए, समझ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो फर्टिलाइजर और बहुत सारा इस तरह का जो कंपनी हुआ। तो कंपनी हम कब बनाते हैं, जहाँ होटल, गाड़ी, समझ रहे हैं, या फिर पर्यटन वगैरह को प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेयर करते हुए या कॉम्पीट करते हुए काम का कंपनी बनाते हैं। क्लियर है। तो ऑटोनॉमी सबसे ज्यादा कहाँ है, इसमें है, और अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ है, और दोनों का बैलेंस क्या है, इसमें। ये सबसे ज्यादा बेहतर माना था इसी को, क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी भी है और ऑटोनॉमी भी है। ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी, जैसे आप कहते हुए कहाँ पाया था, अमेरिका में पाया था। अमेरिका में आपको पता है कि वहाँ सत्ता का पृथक्करण है, विधायक और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेह नहीं है, दोनों का सीधे जनता से संबंध है। तो उस परिस्थिति में वहाँ जो आर्थिक क्रियाकलाप होते, आर्थिक संपत्ति होते, उस पर सामाजिक नियंत्रण रखने के लिए वहाँ पर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया। इसे वहाँ की कांग्रेस की भुजा कहते हैं, क्योंकि उसके निर्माण वहाँ की संसद करती है, कांग्रेस करती है, और उस कांग्रेस के प्रति ही जवाबदेह होता है। इसीलिए मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब कह सकते हैं अमेरिका में डबल डायरेक्टरशिप है, ड्यूअल डायरेक्टरशिप है, एक डायरेक्टरशिप एक्सिक्यूटिव का है, दूसरा लेजिस्लेचर का। भारत में सिंगल डायरेक्टरशिप है, केवल एक्सिक्यूटिव का है, लेजिस्लेटिव डायरेक्टरशिप यहाँ नहीं है, लेकिन अमेरिका में है। तो अमेरिका का खास रूप है, जिसको इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन कहते हैं, जो अमेरिका में 9 है वर्तमान में। समझ कहीं कहीं 14 भी लिखते हैं, लेकिन वैसे तो 9 माना जाता है। समझ रहे,
और नेक्स्ट हुआ ट्रिपल पी, जैसा भी आपको मैंने बताया कि ट्रिपल पी कहाँ से आया है, ये हाल में आया है। जैसे भारत में ट्रिपल पी और मिक्स्ड इकोनॉमी अलग है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट भी काम कर रहा है, पब्लिक भी काम कर रहा है। ट्रिपल पी में दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, पूंजी, तकनीकी और जवाबदेही का साझा करते हैं, और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, उसको ट्रिपल पी कहते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लीज हो सकता है, कहते हैं ना वो क्या कहते हैं इसको, ऑपरेट, ट्रांसफर, सब बूट, बोट वगैरह, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, इस तरह से इसका नाम हो सकता है। जो सरकार बनाई और निजी क्षेत्र को चलाने के लिए दे दी, सरकार बनाई और बेच दी निजी हाथों में, सरकार बनाई, चलाई और फिर बाद में निजी हाथों को दे दी, तो इस तरह का हो सकता है। इसको ट्रिपल पी हो सकता है। जैसे वीजा वगैरह में आप देख सकते हो कि जो पासपोर्ट बनता है, पासपोर्ट ऑफिस में टेक्निकल काम के लिए टीसीएस को दे रखा है, और स्ट्रेटेजिक काम करने के लिए विदेश विभाग अपने का विदेश मंत्रालय खुद काम करती है। लेकिन फोटो खींचना हुआ, वेरिफिकेशन करना हुआ, ये सब छोटा मोटा काम के लिए वो टीसीएस को दे रखा है, तो वहाँ ट्रिपल पी देखने को मिलता है। रेल अपने चलाती है, लेकिन खाना खिलाने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे रखा है। इस तरह से आप यहाँ पर यह व्यवस्था देखते हो। नहीं, बात जैसा कि हमने बताया कि स्टाफ और एक्सिलरी, इस पर कई दफा क्वेश्चन आता है। स्टाफ और एक्सिलरी कहते हैं किसको है? स्टाफ जो हुआ जो एडवाइस देता है, और एक्सिलरी क्या हुआ, सपोर्ट देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे देखते हो कि जब युद्ध कर रहे सैनिक होते हैं, उनको दो तरह का सहयोग की जरूरत होती है। उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, उन्हें रसद की जरूरत होती है, खाद्य सामग्री की जरूरत होती है, समझ रहे हैं, उनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत होती है। तो रसद हुआ, अस्त्र शस्त्र प्रोवाइड करने वाला एक्सिलरी हो गया, और डायरेक्शन देने वाला स्टाफ हो गया। क्लियर है? तो ये दोनों तो उसको सपोर्ट करते हैं। अब ये दो तरह का हो सकता है। कुछ ऐसे होंगे ये जिनका प्रधान एक व्यक्ति होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसका प्रधान बहुत सारे व्यक्ति होंगे। जैसे देखो, जैसे रेलवे बोर्ड, बोर्ड ही है, इसका मतलब बहुत सारे लोग होंगे। इसमें ब्यूरो, जैसे आप सीबीआई ले लो, एक प्रधान होता है, आईबी ले लो, एक प्रधान होता है। हालांकि इस पर भी कई दफा कभी पिछले 2019 में ब्यूरो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर क्वेश्चन है कि ब्यूरो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका प्रधान एक व्यक्ति होता है, तो उसमें एक बहुत बड़ी विडंबना क्या होती है ना, कि एक व्यक्ति को डराना, धमकाना वगैरह ज्यादा आसान होता है। क्लियर है? लेकिन जब ग्रुप रहता है तो उसको प्रभावित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए देखते हो आज पिछले दिनों जो लोकपाल था, एक व्यक्ति वाले व्यवस्था था, उसको अब 8+1 9 सदस्य कर दिया गया। फिर आप देख लो, केंद्रीय सतर्कता आयोग पहले 1 सदस्य था, अब उसको 30 सदस्य बना दिया गया। चुनाव आयोग 30 सदस्य बन गया। समझ रहे? अभी सीबीआई को भी आयोग बनाने की बात की जा रही है, सीएजी को भी आयोग बनाने की बात की जा रही है। तो आज के तारीख में ना आधुनिक संगठनों का झुकाव इधर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा लेजिटिमेट होता है, ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है, ज्यादा ये मतलब कह सकते हो बेहतर माना जाता है। इसलिए आज आधुनिक संगठनों का झुकाव किधर है? प्लूरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है। मैंने तुरंत बताया बोर्ड और कमीशन में, कि बोर्ड और कमीशन में कोई खास फर्क नहीं होता है। बोर्ड कई प्रधान समूह होता है, कमीशन का प्रधान भी समूह होता है। बोर्ड में क्या होता है कि चाहे छोटा फैसला हो चाहे बड़ा फैसला, सब सामूहिक रूप से ले जाएगा। और कमीशन में क्या होगा कि छोटा फैसला तो एक व्यक्ति सदस्य अकेले ले सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण फैसला सब मिलकर लेगा। तो बोर्ड और कमीशन में मेनली यही अंतर होता है, और कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। हाँ, तो बोर्ड और कमीशन पर, जब बोर्ड और ब्यूरो पर क्वेश्चन अक्सर आता है, ये आपको जानना चाहिए और इसको समझना भी चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, लाइन स्टाफ, फिर डिपार्टमेंट, कारपोरेशन वगैरह का डिफरेंस वाला, फिर बोर्ड, ब्यूरो। ये क्वेश्चन और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फील्ड हेडक्वार्टर रिलेशन। समझ, फील्ड हेडक्वार्टर रिलेशन और चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है, स्टेट्स पब्लिक सर्विस में लोग पढ़ते हैं। लेकिन फील्ड हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर किसको कहते हैं? जो सत्ता का केंद्र बिंदु होता है, यहाँ से नीति बनाई जाती है, यहाँ से नीति क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। क्रियान्वयन होता है क्षेत्र में, लेकिन ऊपर बैठा हुआ अधिकारी सुनिश्चित करता है कि क्षेत्रीय कार्यालय नीति क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करे। इसके अलावा और क्या होता है? मूल्यांकन किया जाता है, नीतियां ठीक से बनी अथवा नहीं, उसमें कोई करेक्शन करना हो तो करेक्शन किया गया। इस प्रकार एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कौन? यह आपका क्रियान्वयन वाला।
क्लियर है। ये हेडक्वार्टर का। और फील्ड ऑफिस का है, मुख्यालय से काफी दूर है, क्षेत्र में अवस्थित है, दुर्गम और जोखिम क्षेत्र में से देखो अभी जैसे सियाचिन और लद्दाख वगैरह में जो सैनिक ड्यूटी कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, हेडक्वार्टर या फील्ड कहलाएगा। जिससे फील्ड कितना डिफिकल्ट है, सर मतलब शरीर जमाने वाली ठंडा है और उसमें लोग काम खून जम जाता है, उसमें लोग काम करते हैं हमारे, और मतलब हड्डी कप कपाने लगता है। हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अगर आप हैं या हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर आप खड़े हैं तो डेली का भी हमेशा हमेशा तनाव बना रहता है, लेकिन वहाँ उसको फील्ड कहते हैं। हमारे हैं तो दोनों के बीच संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीति बनाए लागू वो करेंगे तो निश्चित रूप से दोनों के बीच अगर संबंध अच्छा होगा तो परिणाम अच्छे होंगे, और दोनों के बीच संबंध अगर गड़बड़ाया तो परिणाम घातक हो सकते हैं। आप ऐसा कई उदाहरण देखते हो कि फील्ड हेडक्वार्टर के रिलेशन के बीच खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है। जैसे पिछले दिनों अगर आप देखो कोसी कहर जो बिहार में हुआ था, कोसी में बाढ़ आया था, उसमें अगर देखा जाए तो जड़ में कहीं न कहीं मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय मुद्दा आ गया। एक्चुअली हुआ क्या कि कोसी बैराज में रिसाव आ रहा था, टूट रहा था, पानी उसको काट रहा था, उस पर तत्काल रिपेयर करने का और कंट्रोल करने की जरूरत थी। हमारे वहाँ का जो इंजीनियर था वो लेटर लिखा हेडक्वार्टर को कि एक सिचुएशन है, इस पर हम लोग को तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। जिनके पास लेटर आया वो छुट्टी पे थे, कोई दूसरा अधिकारी देखा नहीं, वैसे ही पड़ा रह गया। हमारे जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब स्थिति का दौरा करने के लिए गए तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो है ना मतलब बाढ़ नहीं है बल्कि विभीषिका है, काल है। इतने बड़े पैमाने पर आया था, पूरे मानव सभ्यता को झकझोर कर रख दिया था, हजारों की संख्या में लोग मरे थे हमारे, और पूरे अभी भी उसका दर्द और दंश लोग भूला नहीं है। तो किसके कारण, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय विवाद, या विवाद तो ना बोलो लेकिन संवादहीनता की वजह से। अगर समय रहते मुख्यालय उस पर कार्रवाई कर लेता और रिसाव को रोक लेता, बैराज को बना लेता, तो फिर आज ये स्थिति की जरूरत नहीं होती, ये स्थिति देखना नहीं पड़ता। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है। तो मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय जब संबंध पढ़ोगे तो उसमें आप 2-3 पैटर्न देखोगे। एक पैटर्न जिसको कहते हैं हम लोग क्षेत्रीय पैटर्न, और दूसरा कार्यात्मक पैटर्न। ये भी लॉ भी दिया है। क्षेत्रीय पैटर्न में होता है क्षेत्र के आधार पर मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय संबंध होते हैं, और दूसरा होता है कार्यात्मक पैटर्न जिसमें कार्य के आधार पर मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय संबंध बनते हैं। हालांकि जैसे भारत में जिला प्रशासन वगैरह जो बना हुआ है वो क्षेत्र आधारित है, और जो अभी जैसे नया ऑर्गेनाइजेशन बन रहे वो कार्य के आधार पर बनते हैं। तो जैसे आज के आधुनिक संगठनों का झुकाव किधर है, कार्यात्मक आधार पर बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये क्षेत्र आधार पर अभी भी देखोगे जो फ्रांस में जो प्रीफेक्ट प्रणाली है उसी के तर्ज पर भारत में कलेक्ट्रेट सिस्टम बनाया गया था, तो पैटर्न आज भी बना हुआ है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। हालांकि आज वो कार्यात्मक होते जा रहा है। पहले क्षेत्र आधारित था कि क्षेत्रीय अधिकारी डीएम पूरा जिला में जितने मंत्रालय विभाग होते सब पर कंट्रोल करता था। आजकल वो कंट्रोल कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि जितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं सब अपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट और हेडक्वार्टर से कांटेक्ट में रहना पसंद करते हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करना पसंद करते हैं। तो कलेक्टर का पहले जो कंट्रोलिंग रोल था, फिल्टर वाला रोल था, बहुत कमजोर पड़ गया है। अब वो कोऑर्डिनेटिव रोल करता है, कम्युनिकेटिव रोल करता है। पहले जैसा कंट्रोलिंग रोल था अब वो उतना पहले जैसा नहीं रहा। क्लियर है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। लेकिन फिर भी अभी भी कलेक्टर जिला प्रशासन का केंद्र बिंदु है, हमारे यहाँ सर्वाधिक सशक्त घटक है, पूरा व्यवस्था उससे के इर्द गिर्द घूमती है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। ठीक है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। इसमें एक और जो है लूथर गुलिक महोदय ने भी कुछ कंसेप्ट दिया था। उस कंसेप्ट का नाम क्या था, जिसको कहते हैं ऑल फिंगर्स पैटर्न, स्मॉल आर्म लॉन्ग फिंगर्स पैटर्न एंड लॉन्ग आर्म स्मॉल फिंगर्स पैटर्न। मतलब सभी उंगलियां पैटर्न, लंबी भुजा छोटी उंगलियां पैटर्न, छोटी भुजा लंबी उंगलियां पैटर्न। जैसे देखोगे कि इसमें फील्ड ऑफिस और हेडक्वार्टर के बीच में एक इंटरमीडिएट ऑफिस होता है। इसी को मतलब लॉन्ग आर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरमीडिएट ऑफिस को, और फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फील्ड ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखो पुलिस डिपार्टमेंट में आप क्या देखते हो, लॉन्ग आर्म स्मॉल फिंगर्स रहता है। मुख्यालय
और जिला कार्यालय के बीच में डिस्टेंस काफी रहता है, लेकिन जिला कार्यालय और थाना के बीच में डिस्टेंस कम रहता है। तो लंबी भुजा छोटी उंगलियां ये यहाँ पर लागू किया जाता है जहाँ पर लोकल एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है। छोटी भुजा लंबी उंगलियां पैटर्न, ये आप देखोगे विदेश मंत्रालय में कि छोटी भुजा यानी कि जैसे भारत में इतने दूतावास हैं तो सब दूतावास का इंटरमीडिएट एजेंसी है। साउथ एशियन डिवीजन अलग है, अमेरिका डिवीजन अलग है, नॉर्थ एशियन डिवीजन अलग है, और सब अपने अंदर में आने वाले दूतावास को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भुजा छोटा है, लंबी उंगलियां, क्योंकि दूतावास हजारों हजार किलोमीटर दूर है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, यह पैटर्न वहां इस्तेमाल किया जाता है या एक समान नीति को लागू करना होता है। तो जैसे भारत की वैदेशिक नीति लगभग एक जैसा ही है, पंचशील और पंथ गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पे। फिर आप देखते हो सभी उंगलियां पैटर्न, इसमें इंटरमीडिएट ऑफिस नहीं होता है, सभी डायरेक्ट एक दूसरे के फील्ड हेडक्वार्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे पुराने संगठन छोटे संगठन में मिल जाएगा, या फिर अभी आईटी आधारित संगठन में देखोगे इस तरह की व्यवस्था देखा फील्ड डायरेक्ट हेडक्वार्टर के कांटेक्ट में काम करते हैं। आज आधुनिक संगठनों का झुकाव वैसा ही होते जा रहा है, इंटरमीडिएट ऑफिस का जरूरत धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा है और फील्ड डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है, हेडक्वार्टर डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है फील्ड ऑफिस को। सो दिस इज बेसिक पॉइंट जो आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? इस पर भी क्वेश्चन अक्सर आता है। अभी पिछले 2019 में क्वेश्चन आया था कि फील्ड हेडक्वार्टर रिलेशन में MIS बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। MIS क्या हुआ? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हुआ। मैनेजमेंट जो फील्ड हेडक्वार्टर के बीच आप देखोगे हमेशा लड़ाई होते रहता है। फील्ड वाला किसी कारण से हेडक्वार्टर को ब्लेम करते हैं और हेडक्वार्टर अब किसी कारण से फील्ड को ब्लेम करते हैं। तो इन दोनों के बीच विवाद को कैसे सुलझाया जाए, तो इन दोनों के बीच विवाद का कारण पता लगाने के लिए MIS बेहतर ढंग से उपयोगी हो सकता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम सूचनाओं का प्रबंधन करेंगे। हेडक्वार्टर के सूचना और फील्ड के सूचना सब एक जगह ढंग से अवेलेबल होगा और फिर उसको ढंग से मैनेज किया जाएगा। तो न केवल तनाव दूर होगा, संघर्ष दूर होगा, बल्कि एक अच्छे संबंध का शुरुआत भी हो सकता है। MIS के थ्रू हम जान सकते हैं कि फील्ड में कौन सा कर्मचारी कितने सालों से काम कर रहा है, किसके ट्रांसफर किया जाना है, किसको अभी रखा जाना है। समझ MIS से हम जान सकते हैं कि फील्ड से भी कौन कौन प्रपोजल आया हुआ है हेडक्वार्टर पे और कितना दिन से पड़ा हुआ है, कैसे उसको निपटाना है। MIS से हम जान सकते हैं कि हेडक्वार्टर में कौन कौन सा आदेश फील्ड को दिया था जिसको अभी तक क्रियान्वयन किया गया अथवा नहीं किया गया। तो MIS जो है बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ साबित हो सकता है, वरदान साबित हो सकता है फील्ड हेडक्वार्टर रिलेशन को मैनेज करने में, और आज इसका किया भी जा रहा है। अरे आप देखो हर चीज को ना IT के तौर तरीका से लागू किया जा रहा है, सूचनाओं का प्रबंधन किया जा रहा है, सबका ऐप बना लिया जा रहा है और उसके हिसाब से फील्ड ऑफिसर्स काम करती है। ऐप में डाल दो, काम हो जाएगा, अगर होने लायक हो तो हो जाएगा, नहीं होने लगा तो नो कहा जाएगा। इससे क्या होता है, फील्ड के लिए कोऑर्डिनेट करना आसान है, हेडक्वार्टर के लिए कंट्रोल करना आसान हो जाता है और फील्ड के लिए परफॉर्म करना आसान हो जाता है। MIS जो है फील्ड हेडक्वार्टर रिलेशन में आज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोर्ट ले लो, चाहे लेजिस्लेचर ले लो, लेजिस्लेचर वगैरह में तो कम, लेकिन कोर्ट में पूरा सब फाइलिंग उसे MIS बना दिया गया। जज को पता है, उसके पास ऐप है, उसे देख के बतला देगा, आज उसका परिष्कार बतला देगा, आज कौन कौन सा फाइल या कौन कौन सा मुकदमा का तारीख है, फिर उस हिसाब से उसको मैनेज करना होता है। बड़ा आराम होता है, तो फिर फाइल के पीछे भागते रहो, ढूंढते रहो, उसमें आदमी उलझा रहता है। तो MIS जो है आज के तारीख में एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब कह सकते हो पोटेंशियल बने, इसका हर जगह इस्तेमाल कर सकता है। सूचना पर जैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, समझ इसमें MIS कैसे लागू कर सकते हो। आप डेली बहुत सारी चीजें देखते हो और लगता है आपको इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप भूल जाते हो। आपको पता है कि ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये किताब से पढ़ना है, लेकिन आप उसका एग्जैक्ट पता नहीं रहता है। कई दफा तो आदमी स्किप कर जाता है जब भी। तो MIS के तहत अगर हम उसका सबका सूचनाओं का इकट्ठा कर ले, उसका प्रबंधन करें, तो आप देखोगे कि कई दफा आपको काम बहुत सहूलियत से हो जाएगा। जो चीज चाहोगे तुरंत मिल जाएगा, कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से होगा।
हमारे तो ये बड़े इम्पोर्टेंट है आज के तारीख में कि आप सूचनाओं का प्रबंधन करें। आपको पता होना चाहिए कौन सूचना कहाँ है, कब उसका इस्तेमाल होना है, ताकि आपको समय रहते वह अवेलेबल हो जाए। अगर ये विद्या, ये तकनीक आप डेवलप कर लेते हैं तो न केवल आपके प्रिपरेशन में सहूलियत होगा, बल्कि उसकी गुणवत्ता में वृद्धि भी होगा। यही चीज एडमिनिस्ट्रेशन में लागू होता है। जैसे आप देखते हो कई दफा तो इस चक्कर में फील्ड हेडक्वार्टर के बीच तनावपूर्ण संबंध हो जाता है, अधिकारी और कर्मचारी के बीच अशिष्ट व्यवहार हो जाता है। कई दफा अधिकारी फाइल मांग रहे हैं, कर्मचारी ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है, कहाँ खो गया, उसके कारण सरकार की फजीयत भी कई दफा हो जाती है। MIS रहे तो इसका इस्तेमाल करके इन सब चीज को मैनेज किया जा सकता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है MIS, आज के तारीख के बड़े पोटेंशियल वन होते जा रहा है। ये सब पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना आपको ऑर्गेनाइज में पढ़ना है। तो आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से पढ़ो, वर्कआउट करो। इस टॉपिक को लगातार क्वेश्चन बनते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। ट्रिपल-P ले लो, चाहे फिर आप कारपोरेशन कंपनी ले लो, ये सब क्वेश्चन एडहॉक और एडवाइजरी एजेंसी, ये भी BPSC के UPSC के सिलेबस में एडहॉक और एडवाइजरी एजेंसी क्या होता है। जैसे स्टाफ एजेंसी भी कई प्रकार का होता है, कुछ को हम एडहॉक कहते हैं, किसी को हम एडहॉक क्या होता है कि किसी खास प्रयोजन के लिए बना और प्रयोजन समाप्ति के बाद समाप्त हो गया। और स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जो हमेशा बना रहता है। जैसे आप देखो वेतन आयोग हर 10 साल पर बना और उसको हम एडहॉक कह सकते। एडहॉक तो नहीं कहेंगे, एडहॉक तो मतलब उस तरह जैसे आप देखते हो किसी खास मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे समिति बनती है जिसको एडहॉक कहते हैं, किसी को स्टैंडिंग कहते हैं। ऐसे राजनीतिक मामलों की समिति, ये क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा स्टैंडिंग कमेटी हो गया। और एडहॉक कमेटी जैसे कोरोना महामारी पर विचार करने के लिए, लॉकडाउन से निर्णय लेने के लिए, या किसी और उड़ीसा में बाढ़ या तूफान आया उसका एक्सेस करने के लिए जो समिति बना उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडहॉक कहते हैं। तो समितियां दो प्रकार की हो गई, या एडवाइजरी कमेटी दो प्रकार का होता है, एडहॉक होता है और क्या होता है, स्टैंडिंग होता है। आप देखते होंगे कि मंत्रालय और विभाग में एक बड़े संख्या में ऐसे समितियों और विभागों का श्रृंखला होता है। बड़े संख्या में मंत्रालय और विभाग होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब अपने अपने हिसाब से मंत्रालय और विभाग को परामर्श देते हैं। इन समितियों की संख्या देखोगे, मंत्रालय से मंत्रालय अलग अलग होगा। वे मंत्रालय जो पब्लिक कॉज से डायरेक्ट जुड़े हुए उनमें ज्यादा एडवाइजरी कमेटी होगा, और वो मंत्रालय जो पब्लिक कॉज से कम जुड़े हुए हैं उनमें कम है। जैसा प्रतिरक्षा में देखोगे, विदेश मंत्रालय में देखोगे तो कम मिलेगा, लेकिन वही कृषि मंत्रालय ले लो, सूचना प्रसारण मंत्रालय ले लो, ये सब में बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ समितियां बनाई जाती है परामर्श देने के लिए, तकनीकी इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, और कुछ समितियां बनाई जाती है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, विभिन्न जाति धर्म जितने वर्ग उन लोगों का शासन में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। क्योंकि प्रशासन में आप देखते हो ऊपर से नीचे तक क्लोज सिस्टम रहता है, और वहां पर बाहर से इन्फ्यूज करना जो होना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन समितियों के माध्यम से हम मंत्रालय और विभाग में एडवाइजरी कमेटी, एडहॉक कमेटी के माध्यम से इन्फ्यूज कर सकते हैं, उसको सेंसिटाइज कर सकते हैं, उसको डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए ये समितियों को बनाते समय इसका प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए। जरूरत है तभी रखे, और जरूरत खत्म हो तो समाप्त कर दे। कई दफा होता है कि अब बन जाता है और कंटिन्यू रहता है, जिसके कारण बोझ भी बढ़ते रहता है, जटिलता भी बढ़ जाती, खर्च भी बढ़ जाता है। तो इसका एक पॉलिसी होना चाहिए सरकार के पास ऐसे समिति को बनाने। तो बहुत सारे समिति देखो उसके कोई प्रासंगिकता नहीं है, फिर भी वो चला आ रहा है, उस पर खर्च जा रहा है। तो ऐसे चीजों को रोकने की जरूरत है। क्लियर है? इस टॉपिक पर आप बेहतर ढंग से वर्कआउट करो और इस पर आंसर तैयार करो। जैसे 2019 में मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय पर भी क्वेश्चन आया, ब्यूरो टाइप ऑर्गेनाइजेशन पर भी क्वेश्चन आया, 2018 में बोर्ड कमीशन डिपार्टमेंट वगैरह पर क्वेश्चन आया। तो आप इन सब क्वेश्चन को लिखो और लिखकर उसको वर्कआउट करो, भेजो मेरे को। अगर आपको किसी तरह से कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल या हमारा विचार सही लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।
गुड लक, एंजॉय।